हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम कर रहे थे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम डील कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को निपटा दिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन 7 to 8 क्वेश्चन आज हम डील करने वाले हैं पार्ट 3 के अंदर। चलो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा आने वाला है। आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, करेक्ट ईच फॉल्स स्टेटमेंट्स टू मेक इट ट्रू। हाँ, हर एक स्टेटमेंट को आपको करेक्ट भी करना है ताकि वो ट्रू हो जाए। कैसे करेंगे? पहले पता चलना चाहिए ना कि फॉल्स कौन सा है, तभी करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला स्टेटमेंट देखेंगे, एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। अच्छा, एक बार मैं सारे स्टेटमेंट्स को रीड आउट कर देती हूं, तब तक आप लोग अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि मैम हमारे हिसाब से ए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जो भी आपको लगता है। ठीक है, तो सिर्फ ए ही नहीं, ए टू जी जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, सबका आंसर आपकी तरफ से आ जाना चाहिए। तब तक मैं क्या करके दिखाती हूँ आपको, सारे स्टेटमेंट्स को रीड आउट कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आंसर्स और फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर कोई गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तो एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? बताओ जल्दी से। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोजोआ जो बनते हैं उन्हें न्यूट्रिशन सर्टोली सेल से मिलता है। क्या ये सही है या गलत है? बता देंगे जल्दी से। लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी। लेडिक सेल्स ओवरी के अंदर पाई जाती है। आहा, मतलब इसको तो देख के कोई भी बोल देगा मैडम क्या गलती है ये। हाँ, लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजन्स। ये एंड्रोजन्स को सिंथेसाइज करती हैं क्या? हाँ या ना, बताइए जरा। oogenesis टेक्स प्लेस इन कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम के अंदर जाके होता है oogenesis। सही या गलत? menstrual cycle ceases during pregnancy. Is it true or false? Presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. Is it true or false? चलो फटाफट से अपने सारे आंसर्स कमेंट बॉक्स को भर दो, बिल्कुल पूरे। कितने स्टेटमेंट्स हैं भाई? 2, 4, 6, 7। ठीक है, 7 आंसर्स आप सबके आ जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से फटाफट से बता दो मुझे क्या इन सबके सही आंसर्स आपको लगते हैं, और उसके बाद फिर क्रॉस चेक करते हैं करेक्ट आंसर्स के साथ। जल्दी से बताओ भाई। हो गया? सबके आंसर्स आ चुके हैं कमेंट बॉक्स में? बता दूं मैं आंसर्स? जल्दी बताओ। लेट मी क्लियर माय थ्रोट टिल देन। हर क्लास में शगुन की तरह ये काम जरूर होता है, राइट। हर क्लास में आने के बाद एक बार अपना थ्रोट क्लियर जरूर करना होता है। चलो भाई, इतना टाइम सफिशिएंट है। ठीक है, सभी के आंसर्स आई होप अब तक आ चुके होंगे। अब मैं बताती हूं आपको आंसर्स। स्टेटमेंट नंबर 1 which says androgens are produced by Sertoli cells, it is a false statement। ठीक है, सर्टोली सेल्स अगर एंड्रोजन्स को सिक्रीट करेंगी, ठीक है, सर्टोली सेल्स अगर एंड्रोजन्स को सिक्रीट करेंगी तो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? भूल जाते हो तुम लोग। हाँ, जितने भी लोगों ने अगर इसका गलत जवाब दिया तो बहुत गलत बात है भाई। चैप्टर फिर से जाके देखो, चैप्टर वाइज पूरा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? सर्टोली सेल से मिलता है। ट्रू या फॉल्स? मैम ट्रू। अभी तो बताया कि नरिशमेंट कौन देगा? सर्टोली सेल्स ही तो देती हैं स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट, राइट। और किसको देती है मैम? स्पर्मेटोगोनियम को भी देती हैं। ठीक है ना, जो क्या है? इमेच्योर मेल जर्म सेल, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी। दिस इज वेरी 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 काइंड ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट भाई। लेडिक सेल्स ओवरी में नहीं पाई जाती, दे आर फाउंड इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ठीक है, और क्या कहते हैं इनको? इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस किसके? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजन्स। ये एंड्रोजन्स को सिंथेसाइज करती हैं। इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। इट इज आल्सो द ट्रू स्टेटमेंट भाई। लेडिक सेल्स ही तो करती है एंड्रोजन्स को सिक्रीट, राइट। एंड्रोजन्स को सिक्रीट कौन करता है? लेडिक सेल्स करती है, इंटरस्टिशियल सेल्स करती हैं। oogenesis टेक्स प्लेस इन कार्पस ल्यूटियम। oogenesis कहां पर होता है? कार्पस ल्यूटियम में। बहुत गलत बात है भाई। ओवरी क्या करेगी? कार्पस ल्यूटियम अगर ये काम करेगी, कार्पस ल्यूटियम का काम है मैम हार्मोन्स को रिलीज करना, ताकि एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है यूट्रस की, उसमें एनवायरमेंट जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। फॉर व्हाट? फॉर इम्प्लांटेशन टू अकर, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या नेक्स्ट है मैम। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यस,
प्रेगनेंसी के वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होता, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट ही नहीं होती, एनवायरमेंट जो है वो हार्मोनल बैलेंस जो है वो बना रहता है, प्रॉपर बना रहता है, ताकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो क्या कर सके, जो इम्प्लांटेशन हुआ है, जो प्रेगनेंसी के वक्त इम्प्लांटेशन हुआ है, वो इम्प्लांटेशन को उसको कंसीव करके रख सके। ठीक है, अगर वो लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी तो फिर तो मिसकैरेज हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। नेक्स्ट, presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. hymen की presence या absence कोई एक reliable indicator नहीं है for what, for virginity और sexual experience। ठीक है तो भाई इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा और काफी सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। और साथ ही साथ ये बात भी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी जो हाइमेन है वो ब्रेक नहीं होती। ठीक है, तो ये सारे केसेस अपन ने पढ़े हुए हैं, तो भाई दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये सारे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स के साथ हमने डील कर लिया और इनके जो भी रिलेवेंट डिस्कशंस थे वो हमने किए कि भाई कोई सही है अगर तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। ठीक, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ज्यादा कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम ही समझ नहीं आ रहा है या ये वाला कॉन्सेप्ट हमें इससे पहले हमने पढ़ा नहीं है, तो ऐसा उन्हीं लोगों को लगेगा जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे, राइट। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है भाई, तो पूरा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन जो है उसमें यहाँ पर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं निकल कर आ रहा है जिसको हमने वहां डिस्कस ना किया हो। ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस का कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू तक ऐसा नहीं है कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसे डिस्कस ना किया हो। सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपके लिए अवेलेबल है। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन को जाकर देखो। ठीक है, अगर पढ़ने के बाद भी लगता है कि अभी समझ नहीं आ रहा है या अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी रह गया, एक बार फिर से देख लो। 2x स्पीड पर देखने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 50% टाइम में आप उस पूरे लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और कौन सा वो हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। पढ़ा हुआ है अपन ने, अब देख लेते हैं आंसर कैसे फ्रेम करना है। पूरा कॉन्सेप्ट ही यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, सी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक पूरी की पूरी सीरीज है जिसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, राइट। जो चेंज हुआ है वो वापस से आके होगा एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के बाद। तो दैट इज व्हाई दीज ऑल सीरीज ऑफ इवेंट्स आर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, दे आर साइक्लिक चेंजेस, है ना, क्योंकि ये साइक्लिक पीरियड में चलते रहते हैं। ओके, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन्हें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फिजिकली, ठीक है, फिजिकली ये सारे चेंजेस हो रहे होते हैं ना। ठीक है, फिजिकली ये सारे चेंजेस होने का मतलब क्या है कि जैसे जो भी चेंजेस की हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, वो कहां पर होते हैं, यूट्रस के अंदर, उसकी लाइनिंग के अंदर होते हैं। अब यूट्रस की लाइनिंग में ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उस यूट्रस की लाइनिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है ना। पहले वो बनी हुई है, ठीक है, काफी पूरी तरीके से मेंटेन्ड स्ट्रक्चर है, फिर वो रप्चर होती है, ठीक है, फिर वहां का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है, फिर वो वापस से धीरे धीरे करके मेंटेन होती है। जो ओव्यूलेशन की अगर साथ ही साथ हम ओवेरियन एक्टिविटीज की बात करते जाएं तो क्या होता है, पहले फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है, फिर वो रप्चर होता है, फिर वो वापस से ओवम को रिलीज करने के बाद जो फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्पस ल्यूटियम में बनता है। तो ये सब चीजें क्या कर रहे हैं, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ वापस से रिपेयर हो रहा है। तो ये सारी जो प्रोसेस चल रही है ना भाई, ये क्या है, एक साइक्लिक चेंज है। और किस तरह की एक्टिविटी है भाई, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। ठीक है ना, तो दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और ये होती है कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ओके, किसके अंदर, किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। लेकिन किसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, प्राइमेट्स की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, मैमल्स की हम बात कर रहे हैं, प्राइमेट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मंकीज, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, राइट। अरे भाई मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया था, ग्रीन का मतलब ग्रीन होता है, ब्लैक नहीं होता है। One second, huh? Let me clear my throat first. हाँ, होल साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज टू कंप्लीट। पूरी की पूरी साइकिल को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, 28 डेज लगते हैं इस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए, इसीलिए इसे मंथली साइकिल भी कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि ये पूरे एक मंथ की साइकिल होती है, एक मंथ में एक साइकिल कंप्लीट होती है, नेक्स्ट मंथ में फिर नई साइकिल स्टार्ट होती है, फिर नेक्स्ट मंथ में फिर नई साइकिल स्टार्ट होती है। इस तरह से पूरा 1 मंथ का ड्यूरेशन इसका चलता है। तो भाई इट टेक्स 28 डेज। ओके, नेक्स्ट, द एंड ऑफ साइकिल इज अकम्पनीड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ यूटेराइन एंडोथेलियम। ठीक है, साइकिल का जो एंड है, जहां पे साइकिल एंड होगी, वो कौन सा इवेंट है, जब साइकिल एंड होती है, और फिर क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से वो साइकिल फिर से स्टार्ट होती है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, द एंड ऑफ साइकिल इज अकम्पनीड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ यूटेराइन एंडोथेलियम। साइकिल के एंड में क्या होता है, यूटेराइन एंडोथेलियम जो है, एंडोथेलियम क्या है, सबसे अंदर वाली लाइनिंग, आपकी जो एंडोमेट्रियम है ना, उसकी बात कर रहे हैं। यूट्रस के अंदर जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, उसकी बात कर रहे हैं। ये क्या करती है, ये क्या करती है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, राइट। एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब एंडोमेट्रियम जब ब्रेक हो जाती है तो उससे क्या होता है, इससे होता है भाई, रिलीज होता है क्या, बहुत सारा ब्लड एंड म्यूकस थ्रू द वजाइना। ठीक है, जब ये ब्रेक होगी, देखो यहां बताती हूँ, जब ये ब्रेक होगी तो इससे जो भी ब्लड और म्यूकस रिलीज होगा, ठीक है, ये जब ब्रेक होगी ना लाइनिंग, ठीक है, तो इससे जो भी ब्लड और म्यूकस रिलीज होगा वो कहाँ रिलीज होगा, ठीक है, वजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर जाएगा। ठीक है, जो भी म्यूकस रिलीज होगा वो कहाँ जाएगा, वजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज होगा। ठीक है, अब ये जब बॉडी के बाहर रिलीज होता है तो इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो से ही स्टार्ट होती है नई साइकिल। समझे, साइकिल का एंड कहां पर हुआ कि ये फिर से टूट गई। ठीक है, ये टूटी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ब्लड का फ्लो हुआ, तो साइकिल स्टार्ट हो गई, किससे, मेंसेस जिसे कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो जिसे कहते हैं। ठीक है, मेंसेस या मेंस्ट्रुअल फ्लो जिसे कहते हैं, वहां से साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे वापस से अपने आप को मेंटेन करना स्टार्ट करेगी। ये एंडोमेट्रियम जो टूटी थी, ये धीरे धीरे अपने आप को मेंटेन करना स्टार्ट करेगी, और जब ये मेंटेन कर लेगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने में जो पूरा ड्यूरेशन लगेगा, ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, ये तो 3 to 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये तो 3 to 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वाला पूरा 28 डेज साइकिल है ना, उसके बाद वाला पूरा टाइम ये लेगी क्या करने में, अपने आप को फिर से मेंटेन करने में। ठीक है, तो इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट होगी मेंसेस से लेकर मेंटेन्ड एंडोमेट्रियम तक। अब एंडोमेट्रियम के मेंटेन होने के बाद फिर से साइकिल का एंड कहां पर होगा, इसके फिर से ब्रेक डाउन होने पर। यही बताया है आपको, समझ रहे हो ना, साइकिल समझ रहे हो ना। फिर से ये ब्रेक डाउन होगी, फिर से रिलीज होगा ब्लड, म्यूकस, और फिर से होगा क्या, मेंस्ट्रुअल फ्लो, फिर से होंगे मेंसेस। ठीक है, पीरियड्स। अब ये चलेंगे फिर से 3 to 5 डेज, और फिर 3 to 5 डेज के बाद फिर से भाई ये अपने आप चेंज हो गया है। ठीक है, इसको इतनी जल्दी थी कि आगे पढ़ लो भाई, आगे का पढ़ लो। ठीक है, तो चलो ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये साइक्लिक चेंज हमने कंप्लीट कर लिया, आगे देखते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दे रही हूँ, हाँ आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये साइक्लिक प्रोसेस कैसे चलेगी, सिर्फ हमने उतना देखा और बहुत शॉर्ट में देखा। ठीक है, पढ़ा हमने बहुत डिटेल में है, लेकिन बहुत शॉर्ट में अभी हमने उसको रिवाइज किया। अब देख लेते हैं क्या, आप देख लेते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कौन से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, किस हार्मोन से मेंसेस जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं और किससे क्या होते हैं, इनहिबिट होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। सी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH की हम बात कर रहे हैं। FSH जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH जो कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं बेटा, याद है या भूल गए, देखो लिखा हुआ है वैसे इसमें, पर मैं आपको वहीं से बताना शुरू करती हूँ एक बार, जैसे अपन ने पढ़ा हुआ है। अपन ने कैसे पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते थे। ठीक है, सबसे पहला काम कौन शुरू करता था, हाइपोथैलेमस। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, लेकिन मैं तो मुझे जितना मौका मिलेगा ना उतनी बार ये बात रिपीट करवाऊंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, मुझे जितनी बार मौका मिल जाएगा उतनी बार आप लोगों को पकड़ के मैं बताऊंगी कि ये हार्मोन्स की कहानी हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है कौन सा, GnRH। कौन सा है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, बिल्कुल मतलब जितनी बार मैं बता दूं इतना रट जाना चाहिए कि कोई कभी नींद में भी भूले ना मेरा स्टूडेंट। ठीक है, ये देखो
हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ जीएनआरएच, जीएनआरएच रिलीज हुआ जब बहुत सफिशिएंट अमाउंट में, तो इस जीएनआरएच ने, ये जीएनआरएच क्या है, इनका फुल फॉर्म देखो जरा, इनका फुल फॉर्म देखो जरा, जीएनआरएच क्या थे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, है ना, मतलब गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाले हार्मोन है ये गोनाडोट्रोपिन नहीं है। मैंने मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है कि इसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं आधे से ज्यादा कि यही गोनाडोट्रोपिन है, ये नहीं है भाई, ये गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन है। गोनाडोट्रोपिन क्या है, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये रिलीज करवाने के लिए कहां जाएंगे, जहां गोनाडोट्रोपिन बैठे हैं उसके पास जाके बोलेंगे, ठीक है। ऐसा होता है ना आप लोग के साथ भी, आप लोग कहीं पे अगर फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त हैं, है ना, दो दोस्त हैं, उनका मन कर रहा है यार हमारे दो दोस्त और बैठे हुए हैं घर पे, जाके उनको लेके आ जाते हैं और फिर चारों कहीं घूमने चलते हैं, राइट। तो आप क्या करते हो, उसके घर जाते हो, क्यों, क्योंकि आप दोनों, आप चाहते हो कि उन दोनों दोस्त को भी आप रिलीज करवाओ, है ना, उन दोनों दोस्त को भी आप साथ लेके जाना चाहते हो। आप क्या करते हो, उनके घर जाते हो, तो उनके घर जाके डायरेक्टली उनसे बोलोगे क्या, नहीं, पहले किससे बोलना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स से, अंकल प्लीज जाने दो, हम लोग जल्दी आ जाएंगे, मस्ती नहीं करेंगे, राइट, जाके बोलते हो। तो ये सेम प्रोसेस आप यहां पर अप्लाई कर लो, ये सेम प्रोसेस, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इनको क्या करना है, अपने दो दोस्त जो बैठे हुए हैं कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है, उनको रिलीज करवाना है। तो ये किसके पास जाएंगे, दोस्तों के पास ना, ये किसके पास जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है, ये कहां जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है। मैं बहुत बार इस बात को रिपीट कर चुकी हूं, फिर भी मैं पूरी एनर्जी से कर रही हूं, ताकि आप लोग ये बात तो कभी भी जिंदगी में भूलो ही ना, ठीक है। अब देखो ये जाएंगे भाई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, बीच बीच में ये जितने रंग बदलना होगा इसके बदलेगा, देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएंगे। क्यों जाएंगे ये जीएनआरएच इसके पास, क्योंकि इस ग्लैंड के पास बैठे हैं इनके दो बिल्कुल जिगरी दोस्त, जिनका नाम है क्या, जिनका नाम है मैम, जिनका नाम है एफएसएच और एलएच, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। जब जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरे दोनों दोस्तों को रिलीज कर दो, हमें तो घूमने जाना है, राइट, तब जाके ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अगर इनसे कन्विंस हो जाएगी तो इन दोनों को रिलीज करेगी। अब जब ये दोनों रिलीज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बताओ, फिर यही होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपना काम करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपना काम करेगा। क्या काम है इनका, देखो यहां देखते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये दोनों हार्मोन है, साथ ही साथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी है। ये कहां से रिलीज होते हैं, दीज आर द वेरियस हार्मोन दैट रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये चारों को मिला लो तो यही वो चार बिल्कुल इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहां से रिलीज हो रहे हैं इनके बारे में भी देखते हैं, ठीक है, पढ़ा हुआ है अपना, पर फिर भी देखो यहीं पर आएगा। द लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच secreted from the anterior pituitary gland increases during the follicular phase, ठीक है। फॉलिकुलर फेज के वक्त, फॉलिकुलर फेज पता है ना, जब फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, राइट, पता है ना ये फॉलिकल पूरा डेवलपमेंट फॉलिकुलर। सॉरी, अब ये जो एफएसएच और एलएच है ये कहां से सिक्रीट हो रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। ये क्या करेंगे भाई, इनका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा फॉलिकुलर फेज के वक्त। अब जो एफएसएच है जिसका नाम ही ये कह रहा है कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सिक्रीट होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आरएच विच इज द रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये रिलीजिंग हार्मोन है, यही क्या करता है, इसको इन्फ्लुएंस करता है कि भाई रिलीज हो, ठीक है। फ्रॉम द hypothalamus stimulates the conversion of a primary follicle into a Graafian follicle, ठीक है। अब इस बात का मतलब अगर ना समझ पाए हो तो इधर आ जाओ, सब बहुत आसान लगेगा। वहां जो चीज अगर मुश्किल लग रही है तो यहाँ आसान लगेगी। देखो ये जो रिलीजिंग हार्मोन इन लोगों ने नाम लिया है ना, ये यही है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, यही कहा ना उनने, वही तो देखा था अपन ने। अब ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन ने बोला एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कि इन दोनों को रिलीज करो। इन दोनों को रिलीज करने के बाद ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इन दो एरो बना लेते हैं, दोनों का अलग अलग फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को करवाएगा, ठीक है। ये जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना है प्राइमरी से लेके पूरा ग्राफियन फॉलिकल तक, ठीक है, तो ये क्या करवाएगा,
फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को करवाएगा। ठीक है, अगर एफएसएच प्रॉपर अमाउंट में है तो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं आनी। इतनी बात क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो, द लेवल ऑफ एलएच इंक्रीजेस ग्रेजुअली लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। अब जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी फॉलिकल की, फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा है ना ग्राफिन फॉलिकल तक, जैसे जैसे फॉलिकल की डेवलपमेंट होती रहेगी, ठीक है, एलएच का अमाउंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है साथ साथ वो भी उसी के साथ रिलीज हुआ था, तो उसका अमाउंट अभी इंक्रीज होता जा रहा है, पीक लेवल पे जा रहा है। तो जैसे ही एलएच जो है, ध्यान देना, जैसे ही एलएच जो है वो अपनी बिल्कुल पीक पे जाएगा, एक टर्म मैंने बताया था एलएच सर्ज करके, क्या होता था, एलएच सर्ज जिसे बोलते हैं। जैसे ही एलएच जो है वो अपनी क्या जाएगा, पीक पर जाएगा, एलएच सर्ज जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये है। ठीक है, जैसे ही ये अपनी पीक पे जाएगा तो ये करवाएगा क्या, ओव्यूलेशन। क्यों, क्योंकि जो कि पूरा यहाँ पर फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुआ है, ग्राफिन फॉलिकल बना है, वो रप्चर हो जाएगा, ओवम को रिलीज कर देगा, ओव्यूलेशन करवाएगा, और साथ ही साथ कार्पस ल्यूटियम को, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, ये दोनों काम हो जाएंगे एलएच के। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ये जो अपन ने पूरा बनाया है ना, बस यही पूरा सार है, सब कुछ यही है, बस हार्मोनल कंट्रोल पूरा यही है, कुछ भी उससे अलग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बीच बीच में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कहानी आ रही है मैम, बस वो और देख लेते हैं, है ना। देखो एस्ट्रोजन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच को कब तक रिलीज होना है, ध्यान से सुनना, बहुत आराम से बता रही हूं मैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आज ही पढ़ रहे हैं, हाँ, जबकि पढ़ चुके हैं पहले 2 बार। देखो एफएसएच को रिलीज होना है, लेकिन कब तक होना है, कभी तो इसे बंद होना पड़ेगा ना, तभी तो एलएच का काम अपना वो कर पाएगा। अगर ये फॉलिकुलर को डेवलपमेंट, अगर ये फॉलिकल का डेवलपमेंट करता ही रहेगा तो ये कैसे उस फॉलिकल को तोड़ पाएगा और ओव्यूलेशन करवा पाएगा, दिक्कत हो जाएगी मैम। दोनों की प्रोसेस के बीच में कोई एक होना चाहिए ऐसा इंसान जो कभी बोले जाके एफएसएच को कि भाई अब तेरा काम हो गया, तू रुक जा, अब एलएच तू शुरू हो जा, अब तू इस फॉलिकल जो इसने बनाया है इसको तोड़ दे, ओव्यूलेशन को करवा दे, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करवा दे। तो ऐसा कौन है, कौन आके बोलेगा एफएसएच से कि भाई अब तेरा काम बंद हो गया, शांत हो जा तू थोड़ा? कौन बोलेगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, कौन बोलेगा, ईस्ट्रोजन। कौन बोलेगा आके, ईस्ट्रोजन बोलेगा एफएसएच से कि भाई तू रुक जा थोड़ा, एलएच को भी अपना काम करने दे, हाँ हो गया तेरा फॉलिकुलर डेवलपमेंट पूरा, बस अब हम तेरे फॉलिकुलर जो तूने बनाए हैं उन्हीं को तोड़ देंगे। ठीक है, कौन आके बोलेगा, ईस्ट्रोजन बोलेगा एफएसएच से कि भाई तेरा सिक्रीशन अब तू बंद कर। ठीक है, और किसको बोलेगा, एलएच को बोलेगा चल भाई तू शुरू हो जा, तेरा बिल्कुल टाइम आ चुका है, अब तू शुरू हो जा। ठीक है, कौन बोलेगा, ईस्ट्रोजन बोलेगा। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है? इतना समझ आ गया है, कोई दिक्कत है इसके अंदर, हार्मोनल कंट्रोल के अंदर? नेक्स्ट आंसर देखें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो, जल्दी से ले लो, स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हार्मोनल कंट्रोल में ये पूरा जो अपन ने पढ़ा है ना ये वही है। ठीक है, एक बार अगर आप चाहो तो रीड आउट कर लो, मैं रीड आउट कर देती हूँ एक बार। ठीक है, जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई कि कौन क्या करेगा ये वही है, एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। इट ऑल्सो कॉजेज द थिकनिंग ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब इसी की वजह से जब कार्पस ल्यूटियम बनेगी, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी, एनवायरमेंट को मेंटेन करके रखती है, इससे पहले वाले आंसर में, राइट, जब सॉरी इसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने जब एक्सप्लेन की, क्या करती है कार्पस ल्यूटियम, हार्मोन को सिक्रेट करती है ताकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो थिक रहे और मेंटेन रहे फॉर द इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये उसका काम है। जो इंक्रीज लेवल होता है एलएच का, उसी से जो है ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होकर ओव्यूलेशन करता है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल जो है वो किसी में कन्वर्ट होता है, वही कन्वर्ट होता है कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है भाई, ठीक है, और फिर ये जो कार्पस ल्यूटियम है यही सिक्रीट करती है कौन सा हार्मोन, मैंने बोला हार्मोन सिक्रीट करती है ताकि एनवायरमेंट मेंटेन रहे, कौन सा वाला, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है ड्यूरिंग द ल्यूटियल
फेज। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, प्रिपेयर करके रखता है कि भाई फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे इम्प्लांटेशन का टाइम आएगा तो तैयार रहना, ठीक है, तू बिल्कुल तैयार रहना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है भाई, हाई लेवल जब होता है प्रोजेस्टेरॉन का ब्लड की वजह से ब्लड के अंदर जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है तो LH और FSH का सिक्रीशन जो है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है, क्योंकि अब फॉलिकल बनाने की जरूरत नहीं, फिर से नई कार्पस लुटियम बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़िया रहे तो ये सारी चीजों की फिर जरूरत नहीं होगी और इस वजह से ओव्यूलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। इसीलिए प्रेगनेंसी के वक्त कहते हैं कि जब कंसीव कर लेंगे, ठीक है, तो उस वक्त क्या कहते हैं फिर कि अब मेंसेस नहीं होते, क्योंकि ओव्यूलेशन की प्रोसेस ही नहीं होगी, ठीक है ना, कार्पस लुटियम डिजनरेट ही नहीं होगी। तो ये सारे इसके साइक्लिक घूम फिर के बात वहीं पे आती है, साइकिल से शुरू किया था हमने, वहीं पर अपन ने इन चीजों को डिस्कस किया था, घूम फिर के वापस चीज वहीं पे खत्म हो रही है, यही होता है हर एक साइक्लिक प्रोसेस में। तो बस ये था इसका हार्मोनल कंट्रोल या हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज पार्चुरेशन एंड व्हिच हार्मोन आर इन्वॉल्व्ड, व्हिच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन। अच्छा, मतलब पार्चुरेशन क्या है और कौन से हार्मोन से ये इंड्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन तो हम डील कर चुके हैं, अगर आपको याद है जब मैंने आपको पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पढ़ाया था तो उसमें एक क्वेश्चन हमने डील किया था कि अगर किसी फीमेल के अंदर नॉर्मली अगर क्या नहीं हो रहा है, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहे, तो जब डॉक्टर्स इंजेक्शन देते हैं तो वो कौन से हार्मोन का देते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन याद है तो बस आपको ये वाला आंसर बन जाएगा, अगर आपको वो क्वेश्चन याद है। चलो देखते हैं क्या कहता है भाई क्वेश्चन का आंसर। ये कह रहा है दैट पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी एज द डेवलपमेंट ऑफ फीटस गेट्स कंप्लीटेड इन द मदर्स वोम, ठीक है, क्योंकि फीटस का जो डेवलपमेंट है वो कहां पर कंप्लीट होता है, मदर की वोम में होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाता है तो जब उस बेबी को, ठीक है, बेबी को मदर की बॉडी से बाहर डिलीवर किया जाता है, उस डिलीवरी की प्रोसेस को ही कहते हैं क्या, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। द हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। इस प्रोसेस में जो हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन, ठीक है, ये दो हार्मोन्स हैं इस प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ऑक्सीटोसिन अगर आपको याद है तो ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन था जिसको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। कैसे ये इनका पूरा मैकेनिज्म चलता था ऑक्सीटोसिन का, क्या आपको याद है, अपन ने पूरा पढ़ा था यार, देखो, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहला काम तो जो है वो फीटस खुद करता है, सबसे पहला अपना सिग्नल जो है वो फीटस खुद ही देता है कि भाई मुझे बाहर जाना है, मैं बन चुका हूँ पूरा, मेरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, आई एम रेडी टू गो आउट, राइट, वो सबसे पहले कहता है, सबसे पहला सिग्नल फीटस खुद देता है कि मुझे बाहर जाना है। उसके बाद फिर क्या होता है, अब जब वो सिग्नल देता है तो वो सिग्नल सबसे पहले किसके पास पहुंचता है, सबसे पहले पहुंचता है प्लेसेंटा के पास, क्योंकि फीटस और मदर बॉडी के बीच कनेक्शन सबसे पहला है वो क्या है, प्लेसेंटा ही है। तो प्लेसेंटा जैसे ही उसकी बात सुनता है तो वो उस बात को आगे बढ़ाता है। फिर प्लेसेंटा बोलता है किससे, प्लेसेंटा बोलता है यूट्राइन मसल से कि भाई अब आप लोग क्या करो ना, थोड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, अपने आप श्रिंक करना, अपना शेप जो पुराना था छोटा वाला वापस से उस पर जाना स्टार्ट करो ताकि इसकी जगह अंदर बचेगी, अपने आप बाहर का रास्ता पकड़ेगा, राइट, क्योंकि बेबी ने खुद कहा है कि अब मुझे बाहर जाना है, ठीक है। सबसे पहला सिग्नल फीटस खुद देता है, फिर उसको रिसीव करता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बोलता है यूट्राइन मसल से कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होने लग जा। फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से रिलीज होता है क्या, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आता है, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आता है तो फिर ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज होता है, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आता है। इस तरीके से धीरे धीरे करके क्या होते हैं, यूट्राइन मसल्स में और तेज और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं। इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस को, इन्हीं स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस को लेबर पेन कहते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से यूट्राइन मसल अपने आप को क्या करती है, सिकोड़ने लगती है, और बेबी की जगह अंदर ना बचने के कारण वो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होने लगता है। ये पूरा मैकेनिज्म था पार्चुरेशन का जो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया। ऐसे ही पढ़ा था अपन ने, एक बार आंसर देख लेते हैं। सी, पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी एज द डेवलपमेंट ऑफ फीटस गेट्स कंप्लीटेड इन द मदर्स वूम, ठीक है। तो जैसे ही उसका कंप्लीट पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट, वैसे ही वो बाहर आने के लिए सिग्नल दे देता है। द हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन, ठीक है, रिलैक्सिन का मतलब भी बताऊंगी अभी कहां पे काम आ रहा है। सी, ऑक्सीटोसिन लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम,
ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये बात याद रखना, क्योंकि क्या हो रहा है ना, पूरे चैप्टर में आप जिस लेयर के बारे में पढ़ रहे हो यूट्रस की, वो एंडोमेट्रियम है, लेकिन यहाँ पर हम एंडोमेट्रियम की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर एंडोमेट्रियम का काम नहीं है, यहाँ काम आएगा मायोमेट्रियम का। ठीक है, मायोमेट्रियम कौन सी थी? बीच वाली लेयर। यूट्रस का डायग्राम अगर आप बनाओगे, पता नहीं कितनी बार तो बना लिया भाई, पूरा चैप्टर पढ़ते में कितनी बार तो बना लिया। ठीक है, यूट्रस का डायग्राम जब बनाओगे, ठीक है तो जब इसकी 3 लेयर्स की हम स्टडी करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, जब इसकी तीनों लेयर्स की हम स्टडी करते हैं तो सबसे अंदर वाली लेयर है जिसको आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो पूरे चैप्टर में। ये तो सबसे लास्ट टॉपिक हुआ करता है आपका, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, सब पूरे चैप्टर में आप सबसे ज्यादा जिस लेयर के बारे में पढ़ते हो वो लेयर है कौन सी? वो लेयर है कौन सी? एंडोमेट्रियम। ठीक है, चलो एंडोमेट्रियम के बाद जो बीच की लेयर मैं बना रही हूँ, जिसको मैं काफी थिक बनाना चाह रही हूँ क्योंकि ये सबसे थिक, ठीक है, बीच का पूरा पोर्शन ये होती है। ठीक है, बीच का पूरा पोर्शन यही लेयर होती है। ठीक है, जो अपन को पढ़ना है मायोमेट्रियम। ठीक, ये बीच का पूरा पोर्शन लिए होती है। इसके बाद लास्ट में जो लेयर होती है, लास्ट में जो लेयर होती है वो तो सिंपल है, सिर्फ उसको पेरीफेरी की लाइनिंग देनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतना ही काम है इसका। अब इन तीनों को अपन लेबल कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं। देखो, सबसे अंदर वाली जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द मायोमेट्रियम। यहां जगह नहीं है, मैं यहां क्यों लिख रही हूं? सी, यहां देखेंगे सबसे अंदर जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द मायोमेट्रियम। अरे ये हमने क्या किया? अरे भाई, सबसे अंदर वाली है आपकी एंडोमेट्रियम। उसके बाद ये जो हमने मोटी सी बीच में बनाई है लेयर, जो कि मिडिल लेयर है, दिस इज द मायोमेट्रियम। और उसके बाद एट लास्ट जो ये लेयर दिख रही है, दिस इज द पेरीमेट्रियम। ठीक है, इस तरीके से तीनों लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। अब यहाँ पर हम जो डील करने वाले हैं, पूरा जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की हम बात कर रहे हैं पार्चुरेशन की प्रोसेस के अंदर, डिलीवरी ऑफ द बेबी के अंदर, तो हम बात कर रहे हैं इस वाइट, पूरी इस थिक वाली मायोमेट्रियम की। ठीक है, ये वो काफी मस्कुलर सी लेयर होती है, इसमें बहुत सारी मसल्स पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। जब इन मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है क्या? लेबर पेन। ठीक है, अब यहाँ पर अब पूरे इस टॉपिक में जब भी डिस्कशन होगा तो याद रखना कि मायोमेट्रियम की बात चल रही है, एंडो की नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है ये वाला कंफ्यूजन होना या बार बार मुंह पे एंडोमेट्रियम का नाम आना, क्योंकि पूरे चैप्टर में एंडोमेट्रियम ही पढ़ा है ना। लेकिन यहाँ पे याद रख लेना कि यहाँ खेल किसका है? मायोमेट्रियम का है। ठीक है, विच डायरेक्ट्स द फुल टर्म फीटस, जो कि पूरा फीटस जब डेवलप हो जाता है तो उसे डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल। ठीक है, कि भाई तेरा रास्ता ये वाला है, जब तुझे बाहर जाना है तो फिर यहाँ से जाना है। ठीक है ना, तो ये पूरा रास्ता कौन गाइड करता है? मायोमेट्रियम गाइड करती है, क्योंकि वो उसको क्या करती है, इस पूरी लाइनिंग को, जब ये सोचो कि जब यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ तो यूट्रस का साइज कितना इंक्रीज होता है। ठीक है, ये लाइनिंग नहीं अपने अंदर से पूरा बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेच करके अपने अंदर वो पूरी कैपेसिटी जनरेट की है। अब जब वो स्ट्रेच किया हुआ पोर्शन पूरा वो क्या करने लगे? सिकोड़ने लगे। ठीक है, अपनी पूरी लेयर को क्या करने लगे? कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। तो यहाँ पर वो स्पेस ही नहीं बचेगा कि बेबी जो है वो अंदर सर्वाइव कर पाए, वो क्या करेगा? बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होने लगेगा। ठीक है, यहाँ से अगर वो अपने आप को सिकोड़ने लगेगी तो यहाँ से स्ट्रेच होकर बेबी को क्या कर देगी? बाहर एक्सपेल आउट कर देगी। ये प्रोसेस चलती है। तो ऑन द अदर हैंड, रिलैक्सिन हार्मोन कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक लिगामेंट एंड प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर चाइल्ड बर्थ। साथ ही साथ जो रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, जो कि अपन ने यहाँ देखा था ना कि 2 हार्मोन हो रहे हैं। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? जो लिगामेंट्स है, ठीक है, जो यूट्राइन लिगामेंट्स हैं, जो पूरे पेल्विक गर्डल के जो लिगामेंट्स हैं, उन सबको रिलैक्स करता है, ताकि जो पूरा बर्थ की प्रोसेस चल रही है, डिलीवरी की प्रोसेस चल रही है, उस वक्त उन सबको भी एक रिलैक्सेशन साथ में मिलता रहे। ठीक है, अगर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ रिलैक्सेशन का बैलेंस नहीं बनाया जाएगा तो इनको बियर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो रिलैक्सेशन और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक साथ चलते हैं, पैरेलली चलते हैं। अब समझे इस पूरी प्रोसेस को। यहाँ पर
इसको मैं अब इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, इन अ सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। हमारी सोसाइटी में आज भी कई जगहों पर, और आज से कुछ समय पहले की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा नंबर्स में ये चीज की जा रही थी कि वुमेन्स को ब्लेम किया जाता था, मदर्स को ब्लेम किया जाता था फॉर गिविंग बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड, फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, ठीक है। अब आपको बताना है, जितना भी आपने पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ा उस पूरे नॉलेज के बेस पर, उस पूरे कॉन्सेप्ट के बेस पर, कि ऐसा सही क्यों नहीं है, वाई दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये नहीं पूछा करेक्ट है रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है, वो पूछा है कि ये करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वो पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं चैप्टर के अंदर कि भाई ऐसा करेक्ट क्यों नहीं है, तो बस आपको एक्सप्लेन करना है। चलो कर देते हैं, ठीक है। पूरा क्रोमोसोमल जितना भी अरेंजमेंट था वो पूरा एक्सप्लेन करना के अंदर। सी, ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। सारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन मेल्स के पास कितने होते हैं? 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, मेल्स के पास। और फिर लास्ट पेयर कौन सा होगा? 23 में तो सब में होते हैं ना, तो 22 अगर ऑटोसोम है तो 23rd पेयर कौन सा होगा? तो वो होता है हमेशा क्या? सेक्स क्रोमोसोम वाला पेयर, ठीक है। अब वो लास्ट वाले पेयर में इनके पास होते हैं 2 तरह के क्रोमोसोम्स, ठीक है। 2 types of sex chromosomes are present in the 23rd pair of chromosome of the human males, ठीक है। अब ह्यूमन मेल्स में 23, देखो 23 से स्टार्ट करते हैं, 23 से स्टार्ट करते हैं। सी, 23 पेयर होता है ना, अरे यार बन जाए यार, 23 पेयर होते हैं ना, 23 पेयर को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, इन्हें हम डिवाइड कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं? 22 पेयर जो कि होते हैं क्या? ऑटोसोम्स, ठीक है। ये 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। तो ये तो सब में सेम है मैम, इनकी कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाला जो पेयर है ना, 23rd पेयर, ठीक है, 23rd पेयर लिख रही हूं मैं इसको, या लास्ट पेयर लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। ये कौन सा होता है? ये होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम वाला पेयर। अब ये वाले पेयर में 23rd पेयर में भी वैरायटी है, ठीक है। यहां तक तो सबका सेम है, मेल फीमेल दोनों का सेम है, ठीक है, सब में 22 पेयर ऑटोसोम्स ही होते हैं। लेकिन अगर बात करें किसकी? ह्यूमन मेल की और ह्यूमन फीमेल की, ठीक है, तो मेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके पास होते हैं 2 टाइप्स के। मेल में होते हैं 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल में होता है एक सिंगल टाइप या सेम टाइप, ठीक है। अब वो 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स का जो इनके पास क्रोमोसोम्स है, ठीक है, इस पेयर में 23rd पेयर है ना, मतलब उसमें 2 होंगे, इनके पास वो जो 2 हैं वो दोनों अलग अलग टाइप के हैं। कौन से 2 अलग टाइप के हैं देख लेते हैं, कौन से 2 अलग टाइप के हैं देख लेते हैं। एक होता है एक्स, एक होता है वाई। भाई कलर चेंज करने का मतलब क्या है? जब तुझे रेडी चलना है तो, हाँ मेरी भी चलने दिया कर थोड़ी यार। एक होता है एक्स, एक होता है वाई, ठीक है। और फीमेल में कैसे होते हैं? दोनों सेम होते हैं, ठीक है। फिर भी चलो ऐसे लिख लेते हैं कि दोनों एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके का अरेंजमेंट चलता है। बताओ, कुछ भी मैंने नया लिखा इसके अंदर? ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं ना, ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं ना, शुरू से यही पढ़ा है। चलो अब थ्योरी रीड करें, क्या कह रहा है कि भाई ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 22 ऑटोसोम होते हैं। देखो ये ऑटोसोम्स होते हैं, और लास्ट वाला जो होता है पेयर वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल की अगर बात करें तो उनमें 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि कौन सा? एक्स और वाई, ठीक है, दे आर आइदर एक्स और वाई। क्या लिखा है भाई? दे आर आइदर एक्स और वाई, 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है, आइदर एक्स और वाई वाला स्टेटमेंट मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। आइदर एक्स और वाई क्यों होगा? हाँ, एक्स और वाई दोनों होते हैं, आइदर एक्स और वाई, ये तो गलत लग रहा है, इसको हटाओ, ठीक है, एक्स और वाई होते हैं, इसको छोड़ो। तो ऑन द कॉन्ट्ररी, ह्यूमन फीमेल्स हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड कंटेन ओनली द एक्स सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ह्यूमन फीमेल्स की अगर बात करें तो वही 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम है, और सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो दोनों एक्स ही होते हैं। यहाँ पर इनके पास एक एक्स होता है, एक वाई होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आइदर एक्स और वाई, तो सिर्फ एक ही होगा क्या? दोनों होते हैं भाई, आइदर की तो जरूरत ही नहीं है। तो द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल गैमीट, एक्स या वाई। आप किसी इंडिविजुअल का अगर सेक्स डिटर्मिनेशन होगा तो वो किस बेसिस पर होगा? जो डिफरेंट एक क्रोमोसोम लेकर बैठा है उसी से बेसिस पर होगा।
कैसे उसके बेसिस पर हो सकता है? देखो, अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम जाता है और मदर से कोई भी इनमें से एक्स क्रोमोसोम आ जाए, तो जो चाइल्ड का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, क्रोमोसोमल पेयर का, सेक्स क्रोमोसोम का, वो क्या बनेगा? एक्स एक्स, ठीक है। तो चाइल्ड कैसे बन जाएगी? फीमेल, ठीक है। और अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आता है, ठीक है, और मदर से तो एक्स ही आ सकता है, मदर से तो दूसरा आ ही नहीं सकता, तो चाइल्ड कैसा बनेगा? मेल। अब बताओ कि फीमेल तो हर बार एक्स क्रोमोसोम ही दे रही है ना, फीमेल कभी कुछ नया दे रही है क्या? नहीं। देखो यहां पर चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं? मेल की वजह से, क्योंकि अगर उसने एक्स क्रोमोसोम दिया तो फीमेल बन जाएगी, और अगर मेल से, फादर से अगर वाई क्रोमोसोम आता है तो मेल बन जाएगा। तो फिर इस पूरी प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल कौन है, फीमेल या मेल चाइल्ड के लिए? ये क्रोमोसोम, ठीक है, जो किसमें प्रेजेंट है? मेल पार्टनर में। तो फिर मदर कैसे रिस्पॉन्सिबल हुई किसी भी मतलब मेल चाइल्ड को बर्थ देने के लिए भी और फीमेल चाइल्ड को बर्थ देने के लिए भी? दोनों ही केसेस के लिए फीमेल तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, इवन मेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज जो भी स्पर्म जाएगा, ठीक है, इनके 50% जो स्पर्म्स बनते हैं गैमीट में, 50% में एक्स क्रोमोसोम होता है, 50 में वाई क्रोमोसोम होता है। तो भाई जो भी स्पर्म जाके फर्टिलाइज अगर होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर ये डिसीजन होगा कि मेल चाइल्ड बनता है या फीमेल। तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट। आगे देखते हैं, which fuses with the X chromosome of the female if the fertilizing sperm is X। फर्टिलाइज करने वाला स्पर्म अगर कैसा है? X, ठीक है, तो देन द बेबी विल बी अ गर्ल। तो कैसा होगा? वो गर्ल होगा चाइल्ड, ठीक है, फादर से अगर एक्स क्रोमोसोम जाता है, एंड द बेबी विल बी अ गर्ल। बट इफ इट इज द वाई, लेकिन अगर फादर से वाई क्रोमोसोम जाता है तो देन द बेबी विल बी अ बॉय। Hence it is incorrect to blame a woman for the gender of the child। इसीलिए किसी भी वुमेन को किसी भी चाइल्ड के जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल बताना या ब्लेम करना इज इनकरेक्ट, ठीक है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ये तो भाई नेचुरल प्रोसेस है ना, कि कोई अगर 50% स्पर्म अगर उसमें एक्स क्रोमोसोम वाले हैं, 50% अगर वाई क्रोमोसोम वाले हैं, तो जो जाके फर्टिलाइज होगा उसके अकॉर्डिंग जो जाइगोट होगा उसके सेक्स क्रोमोसोम का पेयर का यहां पर इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आइदर मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों के केस की अगर बात करें तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वेरिएशन आ रहा है अगर, तो किसकी वजह से आ रहा है? किसके 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से आ रहा है, मेल की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो फीमेल को ब्लेम करना तो किसी भी तरीके से बिल्कुल भी करेक्ट है ही नहीं, ठीक है, बिकॉज उनके क्रोमोसोमल सेट का उसमें कोई रोल नहीं है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कह रही हूं मैं, ऐसा नहीं है कि सेक्स पूरा क्रोमोसोम का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से समझना चीजों को कि हम कब किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं और कब नहीं कह रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से भाई ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आंसर और क्या कहते हैं क्वेश्चंस। हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय अ ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ? ह्यूमन ओवरी से एक मंथ में कितने एग्स रिलीज होते हैं? हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ द मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस? आपको क्या लगता है कितने एग रिलीज हुए होंगे अगर किसी मदर ने आइडेंटिकल ट्विंस को बर्थ दिया है? तो वुड यू आंसर चेंज इफ द ट्विंस बोर्न वर फ्रेटर्नल? और क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर जो ट्विंस बने हैं वो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्स रिलीज होते हैं तो कितने होते हैं मंथ में, ठीक है। ट्विंस की प्रोसेस क्या है, फ्रेटर्नल ट्विंस क्या है, चलो डील करते हैं सबके साथ वन बाय वन। बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस इसके साथ मर्ज्ड है, वन बाय वन डील करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओवरी के बारे में। दैट ओवरी रिलीजेस एन एग एवरी मंथ। हमने देखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है, एक साइकिल में एक बार होता है, मतलब एक मंथ में एक बार ही ओवम रिलीज होता है। तो भाई ओवरी रिलीजेस एन एग एवरी मंथ, हर मंथ में एक ही एग रिलीज करती है। तो व्हेन 2 बेबीज आर प्रोड्यूस्ड इन सक्सेशन, जब 2 बेबीज के प्रोड्यूस होने की बात चल रही है, ट्विंस की बात चल रही है, तो दे आर कॉल्ड ट्विंस, उन्हें ट्विंस कहते हैं। तो जनरली ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल एग। ट्विंस जो होते हैं जनरली एक सिंगल एग से ही प्रोड्यूस होते हैं। बस होता क्या है उसमें, बाय द सेपरेशन ऑफ अर्ली ब्लास्टोमेयर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट जाइगोटिक क्लीवेज। जो सबसे पहला जाइगोटिक क्लीवेज हुआ था, अब ध्यान से समझो, इसको थोड़ा बना लेते हैं अपन, ठीक है। ओवम रिलीज हुआ कितना? एक, ठीक है, ओवम रिलीज हुआ एक ही, ठीक है। अब इस एक रिलीज्ड ओवम से जो जाइगोट बना, ठीक है,
जाइगोट का डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसलिए इसको थोड़ा सा मोटू दिखा देते हैं। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसको थोड़ा छोटू दिखा देते हैं। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है ये क्या करता है, ब्लास्टोमियर्स को बनाता है क्लीवेज करके, ठीक है, डिविजन्स को करके। पहले ये 2 सेल्ड स्टेज पे आता है, ठीक है, फिर ये 4 सेल्ड स्टेज पे आता है, फिर ये 8 सेल्ड स्टेज पे आता है। इस तरीके से इसमें डिविजन्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से इसमें डिविजन्स होते रहते हैं। तो अब ये जो डिविजन्स को कर रहा है, अगर ये जो जाइगोट बना है, सबसे पहला जो इसका 2 सेल्ड स्टेज पे जाइगोट बना है, अगर ये जाइगोट ही 2 हिस्सों में बट जाए, अगर ये जाइगोट ही 2 हिस्सों में बट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है मैम? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सिंगल एग से ही ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है, ट्विंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो सिंगल एग से ही होते हैं, बट बाय द सेपरेशन ऑफ अर्ली ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, जो अर्ली ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ब्लास्टोमियर्स क्या है, कुछ नहीं, जो जाइगोट अपने आप को सेल्स में डिवाइड कर रहा है, उन सारी डिवाइडिंग सेल्स को ही ब्लास्टोमियर कहते हैं। पढ़ा है ना हमने। अब ये जो अर्ली ब्लास्टोमियर्स है, ये अगर सेपरेट हो जाए, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट जाइगोटिक क्लीवेज, जो सबसे पहला जाइगोटिक क्लीवेज हुआ है ना, 2 ब्लास्टोमियर्स बने, अगर ये दोनों ब्लास्टोमियर्स क्या करें, एक ही सेल में रहने की बजाय क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद एज अ रिजल्ट द यंग वंस फॉर्म्ड विल हैव द सेम जेनेटिक मेकअप एंड आर दस कॉल्ड एज आइडेंटिकल ट्विंस। तो इस तरह से जो यंग वंस बनेंगे, जो ट्विंस में जो 2 चाइल्ड बनेंगे, उनका जेनेटिक बिल्कुल जो जेनेटिक मेकअप होगा, मतलब जो उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, जेनेटिक मटेरियल होगा, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, क्योंकि उनके अंदर जो भाई जाइगोट था, जो पूरा जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे फ्यूज होना था वो तो सेम ही रहा है ना। अब उसके ब्लास्टोमियर्स जिन्हें सेम होना चाहिए था वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, इस केस में ये वाली कहानी चलेगी जहां पर जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा रहेगा, सेम, और ये वाले ट्विंस इसीलिए क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल ट्विंस। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड इसको बचा के रखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमसे, ठीक है, फ्रेटर्नल की बात पूछी थी, ठीक है, फ्रेटर्नल की बात हमसे पूछी थी तो वो बताते हैं। देखो, इफ द ट्विंस बॉर्न आर फ्रेटर्नल, अगर आपसे कहा जा रहा है कि जो ट्विंस बने हैं वो फ्रेटर्नल बने हैं, तब क्या होगा, तो देन दे वुड हैव डेवलप्ड फ्रॉम 2 सेपरेट एग्स। मतलब अब ये जो ट्विंस हैं ये 2 अलग अलग एग से डेवलप हुए हैं। ठीक है, ये सिंगल एग वाली कहानी थी, अब क्या होगा कि 2 अलग अलग एग से। ठीक है, इसको पहले अपन ना यहाँ पर आइडेंटिकल ट्विन वाली कहानी बना देते हैं। ठीक है, कि इसके जो ब्लास्टोमियर्स, ये नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि ये जो ब्लास्टोमियर्स थे ये 2 पार्ट में क्या हो गए, डिवाइड हो गए, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, 2 ब्लास्टोमियर तो बनने ही थे जाइगोट के क्लीवेज से, पर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों ने क्या बना लिया, आइडेंटिकल ट्विंस को बना लिया, आइडेंटिकल ट्विंस को बना लिया। ठीक है, ये कहानी हो गई। नेक्स्ट कहानी हम देखते हैं क्या होती है। नेक्स्ट कहानी में क्या होगा, यहां पर देखो ओवम है और ये दूसरा ओवम है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड जाइगोट बना लेते हैं। देखो अब पढ़ो पहले थ्योरी। सी, इतना पढ़ा है ना हमने अभी तक आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में, फिर हमने पढ़ा क्या कि भाई ये डेवलप होंगे किससे, 2 सेपरेट एग्स से, फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, दिस हैपेंस व्हेन द 2 eggs one from each ovary are released at the same time and get fertilized by 2 separate sperms। मतलब क्या होगा, 2 ओवरी हैं, दोनों ओवरी ने एक सेम टाइम पर दोनों ने अपना अपना एक एक एग जो है वो रिलीज कर दिया। ठीक है, वैसे ओवरीज का फंक्शन जो है ना वो अल्टरनेटली चलता है, याद रखना, कभी भी इस बात से कंफ्यूज मत होना कि मैम मंथ में अगर एक ही ओवम रिलीज हो रहा है तो दूसरी ओवरी क्या कर रही है, 2 का रिलीज होना चाहिए तो एक साथ 2 होने चाहिए, नहीं, दोनों ओवरीज का फंक्शन अल्टरनेट चलता है। लेकिन कभी कभार ऐसे अगर चांसेस बनते हैं कि दोनों ओवरी ने एक साथ एग को रिलीज कर दिया सेम टाइम पे, और वो सेम टाइम पे जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो दोनों एग जो है वो 2 अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज भी हो गए। ठीक है, दोनों एग जो है वो 2 अलग अलग स्पर्म से क्या हो गए, फर्टिलाइज भी हो गए। ठीक है, यहां बनाते हैं ना स्पर्म को। ठीक है, दोनों एग क्या हुए, 2 अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज भी हो गए। ठीक है, दोनों फर्टिलाइज हो गए। अब दोनों से बना क्या, दोनों से बना क्या, फिर जाइगोट। ठीक है, अब जो ये जाइगोट बना है, अब जो ये जाइगोट बने हैं 2 अलग अलग,
ठीक है, इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल भी डिफरेंट है ना। हो सकता है कि ये जो स्पर्म आया है ये क्या हो, वाई क्रोमोसोम वाला हो, तो ये जो चाइल्ड है वो मेल भी बन सकता है। हो सकता है ये वाला जो क्रोमोसोम आया है वो वाई एक्स वाला हो, तो वो फीमेल चाइल्ड भी बन सकता है। मतलब फ्रेटर्नल ट्विंस में फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये दोनों मेल हो, ये भी हो सकता है कि दोनों चाइल्ड फीमेल बने, ये भी हो सकता है कि एक मेल बने एक फीमेल बने, कुछ भी कंडीशन इसमें पॉसिबल है, राइट। क्योंकि दो अलग एग हैं, दो अलग स्पर्म है, तो भाई दोनों का और हाँ सबका जेनेटिक मटेरियल भी अलग होगा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल भी सबका अलग होगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन है आपकी किसकी, फ्रेटर्नल ट्विंस की। ये कंडीशन किसकी है, फ्रेटर्नल ट्विंस की, ठीक। बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर, आगे बढ़े। फ्रेटर्नल ट्विंस में भाई दो अलग एग और दो अलग स्पर्म, ठीक है। हेंस द यंग वंस डेवलप्ड विल हैव सेपरेट जीन्स, जो यंग वंस बनेंगे उनकी जीन्स भी सेपरेट होंगी, एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एज नॉन आइडेंटिकल या फ्रेटर्नल ट्विंस। इन्हें नॉन आइडेंटिकल या फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, ठीक है। ये वाले आइडेंटिकल, ये वाले नॉन आइडेंटिकल या फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक। इस तरह से ट्विंस की कहानी चलती है। एक बार इसको देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वो काफी शॉर्ट और बहुत ही कंसाइज्ड सा उसका एक्सप्लेनेशन है। इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, इसमें आप ऐड कर सकते हो कि ये जो दो है ये क्या है, दीज आर द ब्लास्टोमियर्स। इसको रुको मैं बहुत अच्छे से लिख देती हूँ इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको स्टिकी नोट्स की तरह काम आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्लास्टोमियर्स है, ये जो दोनों सेल्स दिख रही हैं दीज आर द ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। ये जाइगोट से क्लीवेज होके बनी है ये दोनों, और यहाँ पर ये जो दोनों है ये क्या है, ये तो अलग अलग सेपरेट जाइगोट ही बने थे ना, ये तो अलग अलग सेपरेट जाइगोट ही बने थे ना, देखो, ठीक है। चलो डन, ये हो गया है आंसर भाई, यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है that how many eggs do you think were released by the ovary of a female dog which gave birth to 6 puppies। आपको क्या लगता है एक फीमेल डॉग की ओवरी से कितने एग रिलीज हुए होंगे जिसने 6 पपीज को बर्थ दिया है, ठीक है। तो भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हो गया, चलो पढ़ लेते हैं इसको भी, हाँ इसको भी पढ़ लेते हैं। डॉग्स एंड रोडेंट्स आर पॉलीओव्यूलेटरी स्पीशीज, ठीक है। नए टर्म्स हैं, सुनना, देखो डॉग्स और रोडेंट्स ये क्या होते हैं, पॉलीओव्यूलेटरी स्पीशीज कहलाते हैं। इन दी स्पीशीज, इन स्पीशीज में क्या होता है, मोर देन वन ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। ओवरी से एक से ज्यादा ओवम रिलीज होते हैं, ठीक है, इन स्पीशीज के अंदर, ओके, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। मतलब ह्यूमन की तरह नहीं है, ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, ओव्यूलेशन के वक्त एक मंथ में एक ही एग रिलीज होता है, बट नो दे आर पॉलीओव्यूलेटरी स्पीशीज। मतलब एक ओव्यूलेशन के वक्त, देखो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन वो एक साथ बहुत सारे ओवम को रिलीज करते हैं, एक से ज्यादा ओवम को रिलीज करते हैं, तो हेंस 6 eggs were released by the ovary of a female dog to produce 6 puppies। मतलब अगर उसकी ओवरी से एक ओव्यूलेशन में 6 eggs रिलीज हुए हैं तो 6 पपीज का फॉर्मेशन होगा, 12 हुए हैं तो 12 का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो दे आर पॉलीओव्यूलेटरी स्पीशीज, मतलब वो एक ओव्यूलेशन में बहुत सारे मल्टीपल एग्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस की तरह नहीं कि एक ओव्यूलेशन से एक ही एग रिलीज होगा पूरे एक मंथ में, ऐसा नहीं है। इनके साथ क्या होता है भाई, दे आर पॉलीओव्यूलेटरी स्पीशीज। बस ये टर्म याद रखोगे तो सब याद रहेगा, ठीक है, कि कैसी स्पीशीज है, ये पॉलीओव्यूलेटरी स्पीशीज है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, more than one ovum is released from the ovary at the time of ovulation। तो भाई इसीलिए अगर 6 पपीज को बर्थ दिया है मतलब 6 एग्स रिलीज हुए थे, 12 को दिया है मतलब 12 एग्स रिलीज हुए थे, ये वाली कहानी चलेगी। चलो इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलो तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इसकी सारी ही प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और साइक्लिक जितने भी चेंजेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमने डील किए हैं, पूरा एनसीईआरटी का कंप्लीट हमने टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन से लेकर डायग्राम्स से लेकर और उसके सारे के सारे क्वेश्चंस तक आज हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। 3 पार्ट्स में हमने इसे कंप्लीट किया ताकि आप छोटे छोटे टुकड़ों में इन चीजों को अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो आई होप आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 1 या पार्ट 2 या इन केस कोई भी टॉपिक वाइज लेक्चर मिस आउट कर दिया है तो भाई आपको पता ही है मैं क्या कहने वाली हूँ, ठीक है। फटाफट से जाओ अपने फेवरेट चैनल की प्लेलिस्ट पर, ठीक है। यूट्यूब चैनल तो एक्सेस आप लोग कर ही रहे हो, अगर आप चाहते हो
अगर आप चाहते हो तो आप ऐप के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हो, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना, और आप चाहो तो एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com, जहां पर ये पूरा फुल कोर्स कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री। अगर आप चाहो तो ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। आज ये चैप्टर यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।